हेलो एवरीवन। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 2 ऑड एंड सैल्यूट क्या एक्सप्लेन के बारे में जानेंगे। तो ऑड एंड सैल्यूट के जो लेखक थे वे थे अंग्रेजी के विख्यात कवि अलेक्जेंडर पोप, जिसका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था। 1688 ईस्वी को अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था और वह कुल 56 वर्ष तक जो है जीवित रहा। मतलब 56 वर्ष तक जो है वह जीवित रहे अलेक्जेंडर पोप जी, और उसकी जो मृत्यु थी वह 1744 ईस्वी को हुई थी। तो वह एक अच्छे आलोचक थे। बैंकर के रूप में भी उसे अंतिम जो है ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, तो बैंकर के रूप में भी उसे जाने जाते थे। उनकी जो रचना थी द रीफ ऑफ द लॉ, द उनसिंग्स ऑफ द एस्वेंडेंस को व्यंग्य कविता के रूप में काफी प्रसिद्धि हुई थी। प्रस्तुत जो कविता आप देखेंगे, एक्सप्लेन के बारे में जानेंगे, तो इसमें एक खुशहाल व्यक्ति का जो है चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवि ने खुशहाल आदमी की विशेषता की चर्चा की, मतलब किस प्रकार से मनुष्य खुश रह सकते हैं, इसके बारे में कवि ने जो है बताने का प्रयास किया। वह क्या मौलिक तत्व है जो मनुष्य को जीवन में खुशहाल बना सकता है। मतलब वह क्या मुख्य तत्व है जो कि मनुष्य को क्या बना सकता है, खुशहाल बना सकता है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। तो ओड ऑन सैल्यूट मतलब निर्जता में गीत। तो हैप्पी द मैन हु सेज विच and care if he paternal excess bound content to brothers is negative heirs in each vain ground। तो वही आदमी सुखी है जिसको इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक सीमित रहती है। अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है, अपनी ही जमीन पर है। मतलब कवि कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसका पिता का संपत्ति के रूप में कुछ एकड़ जमीन है तो वह खुशहाल माना जाएगा। मतलब कहना है कि तात्पर्य है उसका कि अगर किसी व्यक्ति है, मान लो एक कोई व्यक्ति है और उसके पास उसके पिता की जो संपत्ति है उसके पास है, तो उसका कहना है कि ये व्यक्ति है, यही क्या माना जाएगा, खुशहाल माना जाएगा। क्योंकि वह अपनी जमीन की खुली हवा में क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। अपनी जो है खुली हवा में सांस ले सकता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात बताना चाह रहा था कवि कि एक व्यक्ति खुशहाल तभी रह सकता है जब उसके पास अपने पिता का कुछ एकड़ जमीन रहती है, तब जाकर वह खुशहाल माना जाता है, ताकि वह अपनी जमीन में जो है खुली हवा में सांस ले सके। अब सेकेंड पैराग्राफ में देखिए कि हुसेस हर्ड विथ मिल्क, हुसेस फील्ड विथ ब्रेड, whose flocks supply him with atrius, whose tree in summer provided him shade in winter fairs। मतलब जिसके पशु दूध देते हैं, मतलब जिसकी जो है जानवरें दूध देते हैं, जिनकी जमीन रोटी मतलब गेहूं देती हो, जिसकी भेड़ें उसे वस्त्र ऊनी कपड़े देती हो, जिसके पेड़ गर्मी में छां देते हो, जाड़े में आग के लिए लकड़ियां देती हो। तो कभी जो है दूसरे पैराग्राफ में अपनी बातों को बखान करते हुए कहते हैं कि उस जमीन पर मतलब जो पिता की संपत्ति थी
कुछ एकड़ जो जमीन थी, उस जमीन पर अगर उसकी अपनी पशुशाला होगी, मतलब खुद का जो है पशुशाला होगा, तो जिससे वह दूध को अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, जिसके कारण उसके घर में अगर दूध की कमी है तो उस आवश्यकता की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। उस जमीन पर खेत लहराएंगे और उस जमीन पर कुछ एकड़ में जो है खेती होनी चाहिए, जिससे कि खेतों में जो गेहूं के पौधे हैं वे लहराएंगे और जिससे उसका पेट भरने के लिए रोटी भी जो है खेत से मिल जाएगी, मतलब गेहूं जो है मिल जाएगी। फिर कहता है कि भेड़ होना चाहिए एवं अन्य जानवर के झुंड भी होना चाहिए, जिससे उसके लिए कपड़ों के लिए आवश्यक जो ऊन है, तंतु है, मतलब धागा है, वह भी प्रदान हो जाए। मतलब कुछ कपड़े भी, तंतु भी उस जानवर से क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह अपना तन, अपना शरीर जो है ढक सकेगा, जिससे अपनी जो शरीर है उसे ढक सकेगा। वो ड्रेसेस इन समर। तो फिर कह रहा है कवि कि गर्मी के मौसम का जो ताप है, गर्मी जो होती है, गर्मी जो लगती है, उसकी जो ताप है सहने के लिए वृक्ष होनी चाहिए, जिसके कारण वृक्षों की छाया का आंचल उसे शीतलता प्रदान कर सकता है। मतलब वृक्ष होना चाहिए और वृक्ष के नीचे बैठकर वह कुछ शीतलता प्रदान कर सकता है। जाड़े के दिनों के लिए वृक्षों की लकड़ियों से उसे गर्मी मिलेगी और जाड़े के मौसम जब होंगे तो उससे जो है वृक्ष से जो सूखी हुई लकड़ियां होगी, उस लकड़ियों को तोड़कर वह जो है उसे जलाकर उससे कुछ सुख प्राप्त करेंगे। तो दूसरे स्टेप में जो है इस प्रकार से जो है कवि ने अपना पूरा वक्तव्य का बखान करता है। फिर तीसरा पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि blessed who can unconsidered find our day and years light softened away in health of body, pieces of mind quantity writing। मतलब वह सुखी भाग्यशाली है जो संसारिकता से चिंता मुक्त है, मतलब संसार से कोई चिंता नहीं है उसे, घंटों दिनों साल शांति से गुजारती, मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मन से शांत होना चाहिए, दिन भर निश्चित रहता है। मतलब कभी दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने दिन, महीना, साल सुख से काट देता है या काट देगा, ये सारी स्थितियां उसे मानसिक शांति देगी और उसका जो स्वास्थ्य रहता है वह उत्तम रहेगा, सही रहेगा। अतः अपना दिन भर आराम से गुजारता है, किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा में अगर नहीं बिताता है तो वह व्यक्ति जो है सुखी माना जाता है। अब चौथे पैराग्राफ में कहना चाहता है कवि कि साउंड स्लीप बाय नाइट स्टेडी एंड एसी टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिसेंट्रेंसेंस एंड इनक्रॉन्सेंस विच मोस्ट रजेस प्ले विथ मेडिटेशन। रात में उसे गहरी नींद, अध्ययन और विश्राम साथ साथ मिले हुए मधुर महनवाब और निश्चित जो अधिक आनंद देता है चिंतन मनन के साथ, तो उसका स्वभाव ठीक ठाक चलेगा, मतलब उसे रात को नींद भी ठीक से आएगी, उसका तो अध्याय ठीक ठाक चलेगा, मतलब जो अपना अध्याय कर रहा है, जो अध्याय भी उसका जो है सही ढंग से चलता। तो कवि कहना चाहते हैं चौथे पैराग्राफ के अनुसार कि उसे रात को नींद ठीक से आना चाहिए, जिससे उसका अपना जो अध्याय है वो ठीक ठाक चलेगा और उसके पास मनोरंजन के कुछ साधन होने चाहिए। यह स्थान उसे मानसिक शांति और
ऊर्जा प्रदान करेगी। मतलब जब आप एकांत में रहिएगा, किसी भी प्रकार का कोई फिक्र नहीं, आराम से अपना अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ खेलने के लिए, कूदने के लिए कुछ मनोरंजन स्थल भी होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और कुछ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। और चिंतन, मनन और ध्यान हेतु यह स्थान बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। तो चौथा पैराग्राफ, few lets me live unseen, unknown, through unlimited left, let me did still form the old and not a stone tell where lie। इस प्रकार मुझे जीने दे, अनदेखा, अनजाना, इसी प्रकार बिना विलाप के मुझे मरने भी दे, दुनिया से अलग, गुप्त और कब का एक पत्थर भी नहीं हो, तो कहने के लिए मेरा गर्व कहाँ। मतलब कवि इस पैराग्राफ के अनुसार कहना चाहते हैं कि कवि अपने जीवन में एकांत की अभिलाषा करता है। मतलब कवि की इच्छा है कि हम एकांत में जीवन यापन करें, ताकि हम शांति से मर सकें। उसकी मृत्यु की सूचना संसार को नहीं मिलनी चाहिए। जब वो मरे तो उसकी जो मरने की शक्ति है उसे किसी भी व्यक्ति को ना मिले, और उसे जब दफनाया जाए तो उसकी जो कब्र है उस कब्र की कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, या जो स्मृति के रूप में कोई चीन या पत्थर नहीं होना चाहिए उसका। तो बीसी ये भी न जान सके पाए, मतलब संसार ये भी नहीं जान पाए कि, तो संसार ये भी नहीं जान पाए कि उसे किस मिट्टी के अंदर और कहाँ पर दफनाया गया। इस प्रकार कवि एकांकी जीवन की अभिलाषा करता है। एक एकांत और संभावते जीवन उसके जीवन का लक्ष्य होता है। मतलब इस प्रकार से कवि जो है एकांकी अकेले जीवन का जो है उसकी इच्छा है, अभिलाषा करता है कि एकांत और संभावते जीवन उसके जीवन का लक्ष्य होता है। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए आपको एकांत रहना बहुत ही जरूरी है। जब तक एकांत नहीं रहिएगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सफल पाने के लिए एकांत बहुत ही जरूरी है। तो आज का सेशन इसी जगह समाप्त होती है। तो हम पुनः अगले वीडियो में अगले चैप्टर का साथ चलेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर का भी अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तो इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। फिर तब तक के लिए बाय बाय।